We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान और अमेरिका के बीच जारी पर्दे के पीछे की बातचीत में पाकिस्तान की मध्यस्थता पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ईरानी सरकारी टेलीविजन ने पाकिस्तान पर डबल गेम खेलने और अमेरिका की ओर झुकाव रखने का गंभीर आरोप लगाया है। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए और आखिर कैसे पाकिस्तान पर अब ईरान का गुस्सा फूटा है, इसके लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी। उनसे जानेंगे। सर, यहाँ पर अहम सवाल, पाकिस्तान जो पोस्टमैन की भूमिका में था उसको एक बड़ा झटका लगा क्योंकि पीस टॉक 2.0 नहीं हुआ और यहाँ पर जो सीजफायर एक्सटेंशन है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया। सर, अब यहाँ पर ईरान की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, पाकिस्तान की भूमिका एक मैसेंजर की रही है, जैसा कि आपने कहा, पोस्टमैन की, एक डाकिये की भूमिका रही। वो मैसेजेस को बस यहाँ वहाँ आदान प्रदान वो करता रहा है। लेकिन पाकिस्तान मैसेंजर की अपनी जो भूमिका है वो भी ईमानदारी से नहीं निभा रहा है। इस बात को लेकर के ईरान की तरफ से ऑब्जेक्शंस रेज किए गए हैं और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो कि तेहरान की यात्रा पर गए भी थे, और उनको ईरान की तरफ से जो मैसेजेस दिए गए थे, जो बातें रखी गई थी, उनको अमेरिका को उन्होंने ठीक तरीके से नहीं पहुंचाया। तो ईरान के साथ ही पाकिस्तान यहाँ डबल गेम करता हुआ नजर आ गया। जी, ऐसा ही आरोप ईरान की तरफ से लगाया जा रहा है और ये जो पूरी स्थिति है वो पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी को, जो कि पहले से ही सवालों के घेरे में हमेशा से रही है, उसको और अधिक जो है लोअर करने का, उसके ऊपर और अधिक संदेह करने का ही कार्य करेगी। और अगर इसी तरीके की स्थिति रही तो संभव है कि आने वाले समय में जो भी निगोशिएशंस और डायलॉग होंगे उसमें संभव है कि कोई अन्य वेन्यू की तलाश हो, कोई अन्य मीडिएटर की तलाश हो। पाकिस्तान अपनी जो भूमिकाओं को ईमानदारी से वो अगर इसी तरीके का रुख अख्तियार करता रहा, पार्शियलिटी करता रहा, अमेरिका के पक्ष में ज़्यादा, ईरान के पक्ष में कम, और इस तरह के डबल गेम यदि वो ऐसे ही खेलता रहा तो वो फिर मध्यस्थता करने की जो उसकी कवायद है वो पूरी तरीके से वो समाप्त हो जाएगी और एक नए वेन्यू को तलाश करना होगा। और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि पाकिस्तान और इस्लामाबाद को एक वेन्यू बनाना ये अच्छा निर्णय नहीं था। इजराइल इससे कभी भी खुश नहीं था और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है, एक आतंकपरस्त राष्ट्र जो अपने धोखे वाले व्यवहार के लिए जाना जाता है, कभी कब किस खेमे में वो जा करके बैठ जाए कोई नहीं जानता, अपनी अवसरवादिता, धन लोलुपता, सत्ता लोलुपता के लिए वहाँ के जो हुक्मरान जाने जाते हैं, और एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो पाकिस्तान में है, दिखावे की जमहूरियत, दिखावे का लोकतंत्र है। तो ऐसे राष्ट्र में के द्वारा मध्यस्थता किया जाना हमेशा से एक सवालिया निशान उस पर लगे हुए थे, और जो कि अब प्रमाणित होता जा रहा है कि पाकिस्तान मध्यस्थ की जो भूमिका है, जो कि एक मैसेंजर की जो भूमिका एसेंशियली है, उसको भी वो ठीक तरीके से नहीं निभा पा रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पर दरअसल लेबनान की बात जो ईरान लगातार दावा करता है कि हमने जब सीजफायर के लिए बोला था तो उसमें लेबनान की शर्त भी शामिल थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि लेबनान तो शामिल ही नहीं था और पाकिस्तान के जरिए ही ये सीजफायर हुआ था। जी, उस समय भी आप देखिए तो लेबनान का जो विषय आया उसको लेकर के भी पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल या निशान उठे। उस समय भी ये सवाल उठे थे कि पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दिया है। जी, उस समय भी पाकिस्तान के ऊपर सवाल या निशान उठे थे कि वो लेबनान की बातों को तोड़ मरोड़ के जैसा पेश कर रहा है, किसी पक्ष को कुछ कह रहा है, किसी पक्ष को कुछ कह रहा है। और उसके बाद हमने देखा था कि पाकिस्तान के जो मंत्री ख्वाजा आसिफ का जो ईरान के ऊपर, इजराइल के ऊपर जिस तरीके के अनेक तरीके की कटु बातें कही गई और इजराइल को हर तरीके से जो अब्यूजिव लैंग्वेज उसके लिए इस्तेमाल करते हुए ट्वीट इत्यादि किया गया, और फिर जब इजराइल का रिस्पांस आया तो उन्होंने अपने ट्वीट को हटा लिया। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान आज भी इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है और उसकी भी सोच उसी तरीके की इजराइल के प्रति है जैसे ईरान की इस्लामिक रिजीम की सोच है, एक नफरत वाली सोच। तो ऐसे में ये जो पाकिस्तान का जो वेन्यू और पाकिस्तान के द्वारा इस पूरे विषय में इवेंट की मैसेंजर की भूमिका को निभाना भी हमेशा सवालिया निशान उस पर लगे हुए थे, और जो कि अब स्पष्ट होता जा रहा है कि पाकिस्तान वो भूमिका भी ठीक तरीके से अपनी पूरी नहीं कर पा रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान आगे आने वाले समय में कितना यूजफुल होगा इस पैसेंजर की भूमिका को निभाने में भी, इसके ऊपर भी अब
बड़े प्रश्न खड़े हो गए हैं। तो सर ये क्या लगता है, जिस तरह से हॉर्मुज में हम देख रहे हैं तनाव बढ़ रहा है, शांति नहीं हो रही है, आपको क्या लगता है सर कि ये युद्ध अब कहां जाकर रुकेगा आखिर, और ये जो सीज फायर है ये कब तक टिका रहेगा? क्योंकि यहाँ पर असफल होता हुआ तो दिख ही रहा है सीज फायर। लगातार इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि हिजबुल्ला जो है यहाँ पर हमले कर रहा है, हिजबुल्ला की तरफ से हमले किए जा रहे हैं जो सीधा सीधा सीज फायर का उल्लंघन है। देखिए पूनम जी, पूरी जो स्थिति है वो काफी चिंताजनक है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। और ये जो नेगोशिएशन, डायलॉग, सीज फायर और एक स्थायी शांति को कराने का जो प्रयास है वो उसमें बहुत लंबा समय लग सकता है। ये प्रोलॉन्ग्ड सिचुएशन दिखाई देती है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि दोनों ही पक्षों के बीच में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच में 28 फरवरी और उसके बाद जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद एक अविश्वास की गहरी खाई पैदा होगी। और आयतुल्लाह खामनेई को एलिमिनेट किया जाना, उसके बाद ईरान के द्वारा के अंदर इतने बड़े टारगेट्स को हिट किया जाना, 20,000 से भी ज़्यादा टारगेट्स को हिट करना, अमेरिका इसराइल के द्वारा ईरान का रिटेलिएशन और खाड़ी के देशों को टारगेट करना, इसराइल को टारगेट करना, तो उससे जो ट्रस्ट का जो संकट तो जो था ही था, उसमें और अधिक वो बहुत ही ज़्यादा निचले स्तर तक वो पहुंच चुका है और जिसको कि भरने में लंबा समय लगेगा। एक स्टेटस को जो बना करके रखा गया था 28 फरवरी के पहले तक, वो ब्रेक डाउन हो चुका है और फिर से एक नए तरीके का स्टेटस को बनाने में एक लंबा समय लगेगा। और ये जो सीज फायर तो आज अभी होल्ड कर रहा है, लेकिन ये कब ब्रेक हो जाए कोई नहीं जानता। अभी आप देखिए तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो हमने डिस्कस किया कि अमेरिका ने एक सीजर किया, फिर ईरान ने दूसरा सीजर किया, कोई नहीं जानता, हो सकता है कि अमेरिका फिर से कोई नया शिप सीज कर ले इसके रिस्पांस में और फिर अमेरिका हमले भी शुरू कर दे, फिर ईरान फिर से काउंटर अटैक शुरू कर दे। तो ये स्थितियां, मेरा ऐसा मानना है सोनम जी, कि अभी चलेंगी और ये जो पूरा प्रोसेस है डायलॉग, निगोशिएशंस और शांति को स्थापित करने का एक लंबा लॉन्ग ड्रन प्रोसेस हो सकता है। ये महीनों और वर्षों तक भी चल सकता है, ऐसी संभावनाओं से भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो पूरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, यद्यपि कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसको नॉर्मलाइज करने की प्रयास करेगा और ये इस बात की भी संभावना से मैं इनकार नहीं करता कि दोनों ही पक्षों के ऊपर दबाव बनेगा कि आप इसको, ये जो ब्लॉकेड और काउंटर ब्लॉकेड को हटाएं। लेकिन जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में वोलेटिलिटी है, जो उस पूरे क्षेत्र में जो एक अस्थिरता है, वो लंबे समय तक बनी रह सकती है और उसके लिए हमें अपने आप को और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हमको सभी को तैयार रहना होगा कि उसको कैसे डील करेंगे। यदि स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक लंबे समय तक वोलेटाइल है तो फिर उसको अल्टरनेट रूट्स हम कैसे स्थापित करेंगे और किस तरीके से अपने एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे, इस बात के लिए हमें अपने आप को तेज गति से हमें अपने प्रयास करने होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपने समझा ये ईरान युद्ध अभी और ज़्यादा खिंच सकता है, हो सकता है कि वर्षों तक ये युद्ध खिंच जाए और यहाँ पर अब दुनिया को इसके लिए तैयार रहना होगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संसद से सीधे ये कहा गया था कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो दुनिया को गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। और यही बात अब यहाँ पर एक्सपर्ट ने आपको समझाई कि कैसे जो हॉर्मुज में तनाव लगातार बढ़ रहा है, जो लगातार हमले देखने को मिल रहे हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झुकने को तैयार नहीं है, वहीं ईरान भी अपने तेवर साफ कर चुका है और ट्रंप को सीधा संदेश दे चुका है कि जब तक हॉर्मुज में नाकेबंदी रहेगी तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। ये ईरान की तरफ से साफ संदेश अमेरिका को ऐसे दौर में दिया गया है जब हॉर्मुज में लगातार जो हमले हैं, जो जहाज हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। ईरान की तरफ से अभी कई जहाज़ों को टारगेट किया गया, हमला कर उन्हें यहाँ पर अब ईरान ने अपने कब्जे में लिया है। इसके बाद अब ये देखना होगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।